दिए गए हैं, तब से इनकी बौखलाहट चरम पर क्यों है? ये क्या छुपाना चाहते हैं? नंबर 2, ये जो इन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र अतिक्रमण कर रहा है चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में, और जो ये सीएजी से जांच कराने का फैसला है ये असंवैधानिक है। इनका तर्क है कि पहले ही दिल्ली सरकार का सीएजी जो है वो इसकी जांच पड़ताल कर चुका है और क्लीन चिट दे चुका है, इसमें कुछ नहीं निकला। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए सर, दुख की बात तब होती है जब कोई अपने आप को ये बोलता है कि मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं और पढ़े लिखे व्यक्ति को आपको वोट देना चाहिए। तो मेरा जिन लोगों को भी आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल साहब की पार्टी में जिसको भी ऐतराज है, मेरा उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि कृपया संविधान को पढ़ लें। आप जिस संविधान के माध्यम से चुन के सत्ता में आए हैं, वहां सिर्फ एक लाइन नहीं लिखी गई है कि अब चुनाव लड़ें और जो चुनाव लड़ेगा वो देश का राजा हो जाएगा। ये संविधान नहीं है इस देश का। संविधान में बहुत सारी बातें कही गई हैं और उसमें से एक चुनाव की प्रक्रिया है और दूसरी, अगर भारत के संसाधनों का किसी तरह से उपयोग या दुरुपयोग होता है, इसमें जांच का अधिकार भी संविधान में है। और वो जांच कौन करेगा? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, ये काम करेगा भारत का सीएजी। और सीएजी कब बना था मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, और मेरे चैनल पे सर मैंने इस पे बहुत डिटेल में व्याख्या करी है, करीब आधे घंटे का प्रोग्राम है, लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज मैंने वो व्याख्या करी है। तो यहाँ पे मैं इनको इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सीएजी की स्थापना 1858 में हुई थी, 1940 या 1950 के संविधान से नहीं है, 1858। उसका कारण बहुत सिंपल है कि जब संसाधन, राष्ट्र के संसाधन, हालांकि उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन उनको भी ये पता था कि जिन लोगों को हमने यहाँ पे हिंदुस्तान में गवर्नेंस के लिए भेजा है और हिंदुस्तान में जो संसाधन राजशाही के तहत आते हैं, या जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी संविधान थे वहां के उनके जो संसाधन थे, उसमें घपले हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, जिस काम के लिए पैसा दिया गया वो ना हो के कुछ और काम कर दिया हो। हमने आपको दे दिया एजुकेशन के लिए पैसा और आप खरीद के बैठ गए कारें, तो ये काम नहीं चलेगा। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए सीएजी का होना, संवैधानिक संस्था का होना, ये बताता है कि भारत का संविधान इस बात को एश्योर करता है कि देश के संसाधन, इंक्लूडिंग देश की जनता का पैसा, जो टैक्स पेयर के रूप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इकट्ठा होता है, हम जितना भी पैसा देते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे हम लाइसेंस फी देते हैं, या हम किसी और तरह का चालान भरते हैं, या हम किसी और तरह की पेनल्टी सरकार को जमा करते हैं, लेट फी जमा करते हैं, लाइसेंस के अलावा और जो भी हम पैसे देते हैं, वो सारे जाते हैं भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। वो देश की संपत्ति है। लेकिन केजरीवाल साहब ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था, दिल्ली के राजा हम हैं, ये पैसा हमारा है। केजरीवाल साहब ये भूल गए कि हिंदुस्तान में एक संविधान है और कानून है, ये देश उसके हिसाब से चलेगा, अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा। जब आईआईटी के पढ़े लिखे एक भूतपूर्व आईआरएस अधिकारी को ये कॉमन सेंस भी नहीं हो और वो अपने आप को देश की जनता से अपील करता हो कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो जनता को सोचना है कि एक चौथी पास राजा अच्छा है या एक पढ़ा लिखा अज्ञानी व्यक्ति, ये जनता को सोचना है। तो ये बात हमारे सामने है सर। तो ये कहना, ये भूमिका का मतलब ये था, एक लाइन की बात, कि आर्टिकल 148 में सीएजी का प्रावधान है, आर्टिकल 149 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सीएजी है। क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, इसलिए आर्टिकल 151 में
जो भी सीएजी की रिपोर्ट आती है उसको, अगर वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है तो उसको संसद में, और अगर वो राज्य सरकारों की रिपोर्ट है तो उसको विधानसभा में के पटल पे रखना पड़ता है। और जो सीएजी है वो राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के। और राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये एक व्यवस्था है जो संविधान में लिखी गई है। और अगर आम आदमी के प्रवक्ताओं को और उनके आम आदमी के सो कॉल्ड ज्ञानी लोगों को अगर संविधान की व्याख्या नहीं आती है तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। या तो उनको खुद पढ़ना नहीं आता है या उनके वकील उनको मिसलीड कर रहे हैं, दो में से एक प्रॉब्लम है या दोनों ही प्रॉब्लम है, ये उनको समझना होगा। हम तो वो बात कर रहे हैं जो संवैधानिक है और संविधान के हिसाब से है। तो सीएजी का ऑडिट संवैधानिक संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जब भी भारत सरकार को, एक तो होता है रेगुलर ऑडिट, आपने कोई काम किया, आपके डे टू डे खर्चे हैं, साल के आखिर में जैसे किसी भी कंपनी का ऑडिट होता है, सीएजी का ऑडिट होता रहता है। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सीएजी का ऑडिट पहले हो गया तो बाद में नहीं हो सकता, मतलब आप ऑडिट के बाद चोरियां शुरू कर सकते हो, ये आप कहना चाह रहे हो कि एक बार ऑडिट हो गया मतलब हमारे को क्लीन चिट मिल गई, अब हम खुल के चोरी करेंगे क्योंकि अब तो सीएजी ऑडिट होगा नहीं। ये सोच के अगर आप ये बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ऑडिट प्रक्रिया को समझना होगा। जब भी लगेगा कि देश के संसाधन मिसयूज हुए हैं या होने की संभावना है, सीएजी का रोल एक्टिव हो सकता है। ये बताइए, जब इन्होंने ये सब कर्मकांड किया था, ये फैसला लिया था, और जब 45 करोड़ रुपया फूके थे, जो अभी सामने आ रही है चीजें कि नहीं 45 नहीं 52 करोड़ फूका गया है, तब क्या इनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि ये चीजें उठेंगी, पकड़ी जाएंगी, आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, आपकी बदनामी होगी? क्या कुछ भी नहीं सोचा इन लोगों ने? नहीं सोचा सर, क्योंकि जब आप इनकी भाषा विधानसभा में देखते हो कि हम दिल्ली के राजा हैं और दिल्ली, ये जो दिल्ली का पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे खर्चें, जिसको चाहे दें। केजरीवाल साहब को तो यही आर्ग्यूमेंट था ना, मैं जिसको चाहूं फॉरेन कंट्री भेज दूं, फिनलैंड भेज दूं, सिंगापुर भेज दूं, जिसको जो चाहूं वो करवा दूं, अपना शीश महल बनवा लूं, मेरे को रोकने पूछने वाला कौन होता है। यही तो गलतफहमी थी इनकी, यही तो एरोगेंस था, यही तो ओवर कॉन्फिडेंस था। क्योंकि इन पढ़े लिखे लोगों ने देश का संविधान नहीं पढ़ा। इन पढ़े लिखे लोगों ने जो मात्र 12-13 पेज का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी हुआ है, वो भी इन्होंने नहीं पढ़ा। तो जब ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस तरह की एरोगेंस में उनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि एक बार अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो मतलब पूरे देश के संसाधनों के आप मालिक बन जाते हो। ये गलतफहमी जो इनके दिमाग में घुस गई है, ये धीरे धीरे ठीक होगी। 2 मंत्रियों के पे इलाज चल रहा है। जो बाकी लोग इस तरह के विचार रख रहे हैं उनको भी उसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे इनको भी समझ में आ जाएगी। और ये जो इन्होंने इस वक्तव्य में कहा है कि अब दोबारा से कैग की जांच का आदेश देना बीजेपी की हताशा, सनक, तानाशाही को उजागर कर रहा है। किसी मामले में कैग की जांच कराना एक निर्वाचित सरकार का काम है। ये जो बीजेपी को अटैक करते हैं, ना कि होम मिनिस्ट्री को। जांच के आदेश अगर हुए हैं तो होम मिनिस्ट्री से हुए हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से नहीं हुए हैं। नंबर 2, ये पत्र एलजी ने लिखा है, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ना लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों लेते हैं? और क्या ये जनता को इतना नासमझ मान रहे हैं कि वो इनकी जो भाषा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बार बार लपेटने की कोशिश करते हैं, उसमें आ जाएगी? देखिए, पहली बात तो शायद इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो ऑडिट का आदेश है या तो वो राष्ट्रपति देंगे या वो
राज्यपाल देंगे अगर वहां पे विधानसभा है तो। और दिल्ली के स्थिति में जहां विधानसभा है, जनरली आप हिंदुस्तान में देखिए सर, जितनी भी जहां जहां पे भी विधानसभा है वहां पे फुल टर्म गवर्नर है। दिल्ली एक स्थिति ऐसी है जहां पे जैसे हाइब्रिड मॉडल है, जहां पे विधानसभा भी है लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि दिल्ली का जो संचालन है वो केंद्र सरकार के पास है और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। क्योंकि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की जो महत्व है उसको हमको समझना होगा। वहां फुल टाइम गवर्नर और फुल टाइम रेस्टेट नहीं है, इसका भी ये बहुत क्लियर लीगल पोजीशनिंग है। जहां तक बात है कि इसका आदेश राज्य सरकार को देना चाहिए, मुझे लगता है इनको फिर पढ़ाई करनी चाहिए कि सीएजी ऑडिट अगर आएगी तो वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के आदेश पे आता है, अगर इस तरह की इमरजेंसी ऑडिट होती है तो। अगर राज्य सरकार ने चोरी करी है तो वो क्यों सीएजी ऑडिट करवाएगी साहब? ये तो सीधी सी बात है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए रखे जाते हैं, इसीलिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा? तो चीफ मिनिस्टर तो अपने हिसाब से इलेक्शन करवाएगा। क्या सीएजी जो चीफ मिनिस्टर के सरकार का ऑडिट करना है, क्या वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा? क्या ये लॉजिकल है? मतलब कॉमन सेंस भी अगर ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर अपने खिलाफ जांच के आदेश कभी सीएजी को देगा? क्या ये लॉजिकल लगता है? इसीलिए संविधान में ये प्रस्ताव किए गए हैं कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी नजर रखना संविधान में प्रावधान है कि ये लोग भी गड़बड़ कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर चोरी नहीं कर सकता। कहीं लिखा है संविधान में, या कहीं पे कुरान में लिखा है या गीता में लिखा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चोर नहीं हो सकते? ये कहीं लिखा है? सवाल ये है कि जब आपको ये कॉमन सेंस ही नहीं पता, गवर्नेंस का लॉजिक नहीं पता, और आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि साहब ये तो राज्य सरकार का काम है, आपको ये समझ ही नहीं है कि राज्य सरकार का ऑडिट हो रहा है। तो जो एजेंसी ऑडिट करती है वो अपने बॉस को रिपोर्ट नहीं करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डिरेलमेंट ऑफ हियरार्की है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर किसी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फैक्ट्री मैनेजर को रिपोर्ट करता है तो वो कंपनी कभी अच्छा माल बना ही नहीं सकती, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर अपनी गलतियां ढांकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल वाले का मुंह बंद रखेगा। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, और जो लोग सुन रहे हैं और कंपनियों में काम करते हैं, अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करता है, फैक्ट्री मैनेजर को रिपोर्ट करता है, तो ये एक मैनेजमेंट फ्लॉ है आपकी कंपनी में। ये आप अपनी चोरी छुपाने का इंतजाम कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस या गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, ये डिफेक्टिव मॉडल है आपकी कंपनी में, चाहे आपकी कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी लॉजिक हो। यही प्रावधान सरकार में है। चीफ मिनिस्टर सीएजी को कंट्रोल नहीं करेगा, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं करेगा। ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। और अगर ये कॉमन सेंस भी अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं अपने एजुकेटेड आईआईटी चीफ मिनिस्टर को, जो कि गवर्नेंस का फंडामेंटल इशू है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किससे बात कर रहे हैं। एक हमारे दर्शक ने कुछ कहा है, देखिए क्या कहा। लिखते हैं, सरदाना जी, प्रधानमंत्री को चौथी क्लास पास और केजरीवाल को बहुत पढ़ा लिखा बताना गले से नीचे नहीं उतरता। तो मैं, सरदाना जी जवाब दें उससे पहले मैं ही जवाब दे दूं। सरदाना जी ने चौथी पास इसलिए कहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 20 बार प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश कर चुके हैं। अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको चौथी पास राजा बता करके। ये एक व्यंग में सरदाना जी ने कहा है कि अगर हमारे एक चौथी पास प्रधानमंत्री, जिनको दूसरी बार अमेरिका में वहाँ की संसद को संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ, सम्मान दिया गया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं, नई पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा, दुनिया भर की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिरे चढ़ रहे हैं, तो जिनको ये चौथी पास बता करके अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वो चौथी पास राजा बेहतर है या ये भ्रष्टाचारी जिन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं?
और जिनके 2-2 मंत्री अब तिहाड़ की हवा खा चुके हैं और इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। विजय जी, अब आते हैं मूल मैं पॉइंट पर। एक जवाब देना चाहता हूँ सर, ये जो हमारे जी, जी। दर्शक ने सवाल किया, इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। जी, आपने जी। बिल्कुल सही कहा और यही मैं जनता को कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, जो हमारे दर्शक ने सवाल किया। मेरा निवेदन आपसे यह है कि ये आपको सोचना है कि हिंदुस्तान में चौथी पास राजा अच्छा काम कर रहा हो और आईआईटी पास चीफ मिनिस्टर को फंडामेंटल गवर्नेंस के भी ना आते हो, तो बेहतर है ना कि हम आईआईटी की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन करें कि भाई चौथी पास आदमी अगर अच्छा काम कर सकता है, और ये सेल्फ क्लेम्ड है एक आईआईटी पास ग्रेजुएट का, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट भी बोलता है और आईआरएस कमिश्नर भी बोलता है और बहुत सारे तमगे लेने की कोशिश करता है, तो ये तो आम जनता को पूछना चाहिए कि आईआईटी पास आदमी को चौथी पास आदमी से कम समझ क्यों है। ये आईआईटी सिस्टम की कैपेबिलिटी पे भी सवाल उठाता है। तो मेरा निवेदन है आईआईटी के एलुमनाई से कि कृपया अपने एक डिफेक्टिव पीस को ये बता दें कि भाई साहब आप आईआईटी का नाम लेके और प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री आईआईटी के एनुअल फंक्शंस में बुलाए जाते हैं। आप इस बात को समझिए, उसी चौथी पास राजा से आके आप अपने यहां इनॉग्रेशन करवाते हैं, आपको ग्रांट वही देता है। तो आप क्षमता पे कोशिश करिए। तो कम से कम जो चीफ मिनिस्टर अपने आप को आईआईटी पास बोलता है, आईआईटी एलुमनाई एसोसिएशन को बोलना चाहिए कि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें, यह देश के लिए अपमानजनक है। क्योंकि आईआरएस एसोसिएशन ने भी यही कहा है कि जब केजरीवाल ने बोला था मैं टैक्स कमिश्नर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था भाई साहब आप कोई कमिश्नर नहीं बने, आपने कोई काम नहीं किया, तो आप गलत क्लेम मत करें। ये आईआरएस एसोसिएशन का स्टेटमेंट है कि केजरीवाल अपने आप को कमिश्नर बता के जनता को मिसलीड कर रहे हैं, वो लाइफ में कभी कमिश्नर नहीं बने थे। तो ये काम आईआईटी एसोसिएशन का है और आपने सही सवाल उठाया, और इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आईआईटी एसोसिएशन से तो इस पर कार्रवाई करें। एक और मैसेज है, इन्होंने लिखा है, ओम शंकर शर्मा, द सीएजी रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सबमिटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव और द कंसर्न स्टेट। तो ये जो सीएजी है, ये स्पष्ट कर दें हम आप लोगों को, ये भारत सरकार की सीएजी जांच करेगी, ना कि स्टेट की। और जब भारत सरकार की सीएजी किसी की जांच करती है तो वो रिपोर्ट या तो पार्लियामेंट को प्रस्तुत की जाती है, पार्लियामेंट के सदन पर रखी जाती है, या फिर होम मिनिस्ट्री को यानी राष्ट्रपति को दी जाती है, और राष्ट्रपति को भी दी जाएगी तो वो होम मिनिस्ट्री को ही भेजेंगे। ये व्यवस्था है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार होगी, ये अरविंद केजरीवाल सरकार को नहीं दी जाएगी, दिल्ली विधानसभा को नहीं दी जाएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, पार्लियामेंट को जाएगी, और वहां से फिर कार्रवाई। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, क्योंकि ये जो आदेश दिया गया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिया गया है स्पेशल ऑडिट का, और स्पेशल ऑडिट की क्योंकि ये स्टेट का मुद्दा है, तो ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो सीएजी का स्टेट में डिपार्टमेंट है या जो भी उनका इंटरनल सिस्टम है वो ऑडिट करके, और फिर ये रिपोर्ट जो एलजी को दी जाएगी, ये एलजी की जिम्मेवारी है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखवाया जाए। तो जो कंसर्न मिनिस्टर होगा उसको ये कहा जाएगा कि आप इसको विधानसभा के पटल पे रखें। वो सबसे एम्बेरेसिंग मूवमेंट होगा केजरीवाल का, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट विधानसभा के पटल पे रखते हैं तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है, अब आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब अब पूरी जिंदगी, आने वाले 500 साल भी जब तक ये रिकॉर्ड रहेगा, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि केजरीवाल के शीश महल में कितने घपले हुए थे। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और केजरीवाल साहब उसको फाड़ के हटा नहीं सकते अब कि नहीं मेरे राज्य में। और इंटरेस्टिंग क्या होगा कि उसी विधानसभा में जहां के वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं का मिनिस्टर ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कि देखिए हमारे सीएम ने क्या घपले किए। तो कहने का मतलब क्या है, ये बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी केजरीवाल साहब के लिए। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिए। और जो हमारे दर्शक ने कहा, उसका प्रावधान भारत के संविधान में है
जितने दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, इंटरनेट पे जाके भारत के संविधान का आर्टिकल 151 पढ़ लें। उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट्स 151 कहता है, द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी of India related to accounts of unions shall be submitted to the president, who shall cause them to be laid before each house of the parliament. The report of CAG of India related to the accounts of state shall be submitted to the governor of the state, who shall cause them to be laid before the legislature of the state. तो ये स्थिति बहुत क्लियर है। तो ये रिपोर्ट जाएगी वाया एलजी, क्योंकि दिल्ली में गवर्नर नहीं है, वाया एलजी विधानसभा में। अब ये बताइए कि सतर्कता विभाग ने जो 7 अधिकारियों को नोटिस इशू किए थे, 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा था वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर के, वो क्या जवाब देंगे? नंबर 2, सीएजी की जांच शुरू हो गई है। सीएजी जो अपनी रिपोर्ट देगी इस 52 करोड़ के रिनोवेशन की, इसके बाद किस तरह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सर जी की? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और टेक्निकल मुद्दा है। मैं इसमें जो सीएजी एक्ट है, देखिए अभी हमने बात करी थी कि सीएजी की पावर्स और ड्यूटीज क्या है। संविधान में लिखा है कि आप एक सीएजी बनाएंगे, उसकी ये ड्यूटीज होगी, उसकी रिपोर्ट का क्या होगा, ब्रीफली संविधान में लिखा है। लेकिन संविधान में जो प्रावधान दिए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार पार्लियामेंट या स्टेट उससे संबंधित कानून बनाती है, और उसमें फिर डिटेल होती है कि डिपार्टमेंट में कितने अधिकारी होंगे, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके पास क्या क्या पावर होंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने दिन में क्या क्या काम करेंगे, ये सारी डिटेल बनती है। भारत सरकार का ही एक कानून है, सीएजीज डीपीसी एक्ट। डीपीसी इज ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट। ये कानून हिंदुस्तान में 1950 से है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। जब संविधान बना था उसमें सीएजी का प्रावधान था, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल होके 1971 में दोबारा सीएजी लॉ को पास किया गया। तो आज जो भारत में सीएजी कानून लगता है वो 1971 का जो पास कानून है वो लागू होता है। उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं ब्रीफली हाईलाइट करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी भारत सरकार का पैसा जाता हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज में जाता हो, भारत सरकार कोई चीज खरीदती बेचती है, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो जैसे एयर इंडिया हुआ करता था, या कोल इंडिया है, या बाकी कॉरपोरेशंस हैं, या भारत सरकार किसी को सब्सिडी भी देती है या ग्रांट भी देती है, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर हम सरकार से ग्रांट ले लेंगे तो हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हकीकत यह है कि मान लीजिए मैं कंपनी और मैं भारत सरकार से 50 करोड़ रुपए ग्रांट ले लेता हूं किसी काम के लिए और मैं काम नहीं करता हूं, मेरे पे भी सीएजी ऑडिट हो सकता है, चाहे मैं प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि आपने भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे लिए हैं। तो सरकारी पैसे का उपयोग या दुरुपयोग की जांच करने का अधिकार सीएजी को है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब रहा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा कि अब सीएजी करेगा क्या सीएजी सिर्फ जाके रसीदें देखेगा? ऐसा नहीं है, ये बात समझने की है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम कहा करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो होता है जो आपकी अकाउंटिंग का है, पैसा कितना आया गया उसको लेके। इंटरनल ऑडिट के अंदर हम सिस्टम्स की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फर्जी बिल बनाया, जिस आदमी ने बिल बनाया उसी ने पास कर दिया। ये बहुत सारे नॉर्म्स हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस सुदृढ़ता से काम करें। तो सीएजी को भी ये कहा गया है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ इस पे ऑडिट की जाए। क्या वो जो प्रोसीजर फॉलो किया गया क्या वो कानून के हिसाब से फॉलो हुआ है नहीं, मतलब प्रोसीजर को भी आप ऑडिट करिए। मान लीजिए आपने कह दिया कि साहब ये काम सत्येंद्र जैन देखेंगे, उनका डिपार्टमेंट नहीं था। मान लीजिए सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है आप ये चीज खरीद लो, आप इटालियन मार्बल खरीद लो, आप वियतनाम मार्बल खरीद लो, ऑर्डर दे दिया। ये सत्येंद्र जैन ने कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, उसमें यह कहा जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या आपने टेंडर बुलवाया या कोई अपने दोस्त को ऑर्डर प्लेस कर दिया?
पहली बात। दूसरा, क्या ये कानून सम्मत था? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको कंट्रोल हुआ, चेक हुआ कि आप कैसे लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हैं? तो जाके सत्येंद्र जैन को, फाइनेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए था कि बॉस आप जो कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है, हम परमिशन नहीं दे सकते। तो ये प्रोप्राइटी की बात हुई कि दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं किया, विजडम इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ सरकारी पैसे के इस्तेमाल में। फिर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, आपने जितना पैसा लगाया क्या वास्तव में उसकी जरूरत थी या ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था? क्या इस पैसे का ढंग से उपयोग नहीं हो सकता था? अगर आप टेंडर बुलाते तो शायद शीश महल 53 करोड़ की जगह शायद 23 करोड़ में बन जाता। आपने आर्किटेक्ट किस बेस पे किया? आपने मार्बल किस बेस पे सेलेक्ट किया? क्या आपने टेंडरिंग करी या नहीं करी? 10 वेंडर होंगे एक ही मार्बल, एक ही क्वालिटी के मार्बल बेचने के, आपने एक ही से क्यों खरीदा? कहीं उसमें कट तो नहीं है? बाजार का रेट क्या है? सीएजी ये भी ऑडिट करेगी कि आपने खरीदा 1000 रुपए में और बाजार में मिल रहा था 300 रुपए में, तो 700 रुपए महंगा क्यों खरीदा? ये कट तो नहीं है इसमें? ये ऑडिट भी सीएजी करेगी। और उसके बाद सिस्टम ऑडिट कि कहां कहां पे किन किन अधिकारियों और मंत्रियों ने कानून के हिसाब से जो काम होना चाहिए था उससे खिलवाड़ किया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मनमर्जी से काम किया, ये चीजें भी इस ऑडिट में आएंगी। ये भी सीएजी का काम है। तो सिर्फ ये कहना कि 53 करोड़ का शीश महल बन गया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज की ऑडिट होगी और ये सीएजी के अधिकार क्षेत्र में है। चाहे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री साहब को ये बात समझ में आए या नहीं आए, लेकिन गवर्नेंस मॉडल में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं जब भी केजरीवाल पर अपना प्रोग्राम करता हूँ, चाहे आपके साथ करूँ, किसी और दूसरे साथी के साथ या सोलो करूँ, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, जेल कब जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, फिर किसी ने कहा है, विकास कुमार, जेल जाना पड़ेगा। लोगों को इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। देखिए सर, ऐसा है, मेरा, अगर दर्शकों ने वीडियो देखा हो तो मेरे वीडियो का टाइटल था सीएजी की ऑडिट, केजरीवाल का काउंटडाउन शुरू। हर चीज में टाइम लगता है। उदाहरण के लिए, कल को मान लीजिए आप इनका केस लेके जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट पूछेगा एविडेंस कहां है? तो अब भारत सरकार कहेगी ये देखिए सीएजी की रिपोर्ट ये रही। अब कोर्ट तो ये नहीं कहेगा कि हम सीएजी को नहीं मानते। आप समझिए इस खेल को। अगर मैं किसी प्राइवेट ऑडिटर से कराता, कहते जी ये तो इनका आदमी था, मिला हुआ था, ये तो इनकॉम्पिटेंट था, ये वो था, ये वो था, आप 50 बहाने निकाल सकते थे। सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मोदी का आदमी नहीं है, पहली बात। दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल, जिसको आप कह सकते हैं कि वहां से दूरी होगी, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है। दूसरा, सीएजी का ऑडिट है जो भारत की सर्वोच्च ऑडिटिंग संस्था है। अब आप कहेंगे जी हम उसको भी नहीं मानते, तो कल को आप कहोगे हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो आप क्या संविधान से ऊपर हो गए? तो जो दर्जा न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का है, वही ऑडिटिंग में सीएजी का है, वही इलेक्शन मैनेजमेंट में इलेक्शन कमीशन का है। ये तीनों एट पार है संविधान में। ये छोटे बड़े नहीं है, एक दूसरे से जूनियर नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो जब सीएजी की रिपोर्ट सरकार की तरफ से कोर्ट में जाएगी एज ए एविडेंस, कोई जज ये नहीं बोलेगा कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। वो कहेंगे भाई साहब सीएजी का ऑडिट है, आपने गड़बड़ करी है, और कानून में बहुत क्लियर बात है, इफ देयर इज एन ऑफेंस पनिशमेंट हैज टू फॉलो। ये कानून बहुत क्लियर है, अगर गुनाह हुआ है तो सजा मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि गुनाह कैसा है, उस बेस पे सजा तय होती है। तो पहले कोर्ट गुनाह देखेगा और उस आधार पे ग्रेविटी को देखते हुए सजा निर्धारित करेगा। ये बातें बहुत क्लियर है। अब चलते चलते इनके एक और स्टैंड पर, एक और बयान पर चर्चा कर लेते हैं। क्या वजह है हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकने वाले अरविंद केजरीवाल, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे जो फैसले हों, उन पर हमेशा जवाब मांगने वाले अरविंद केजरीवाल अब
एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शर्तें वर्तें लगा करके, जो जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से की जा रही थी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, उनके महासचिव ने आश्चर्यजनक रूप से ये कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ शर्तों के साथ, कि सभी से चर्चा की जाए ये तमाम तरह की बातें। आपको याद होगा दर्शकों, 370 जब हटाया गया था तो भी ये मोदी सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सरदाना जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है, मामला क्या है? देखिए, मामला बहुत सिंपल है सर। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आर्टिकल 44 भारत के संविधान का हिस्सा है। और जब अपना 13 बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जिसने ये शिवानंद भारती का जो केस था, उसमें जब ये ऑब्जर्वेशन था, अगर आप देखें उसमें तो बहुत साफ कहा गया था कि ये 300 मतलब आर्टिकल 44 पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, जो हमारे देश में डायरेक्टिव पॉलिसी को लेके, उसको लेके जो प्रावधान है, उसमें भारत सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। और अगर हिंदुस्तान में आपको सभी नागरिकों को समान रूप से देखना है तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से देश को चलाना होगा। हालांकि उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन अलाउड नहीं था, लेकिन जिसे कहते हैं कि इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी क्लियरली डिफाइंड। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है कि भारत सरकार को, और यहां तक उन्होंने हिदायत दी थी कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक इनिशिएटिव। तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ले जाके किसी को कुछ मिलना नहीं, विरोध करने से कुछ मिलना नहीं। विरोध करके आप हिंदू वोट बैंक, या जो वोट बैंक आपका है जिसमें आपको डर लग रहा होगा, आप उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाह रहे। तो कुल मिला के जो इन्होंने शर्तें रखी हैं, ये तो शर्तें तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, नहीं भी रखते तो सरकार वैसे भी करती। क्योंकि बगैर, अभी भी लॉ कमीशन ने क्या कहा है, आज भी आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो उनका एक नोटिस लगा हुआ है, और जो दर्शक हैं वो वहां जाके अपने व्यूज रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमें यूसीसी चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस डेमोक्रेसी में है। रही बात फर्दर कंसल्टेशन की, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने आप में कंसल्टेशन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब घर में बैठ के तो ऑर्डर पास करेंगे नहीं, आएगा तो पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट में आएगा तो चर्चा होगी, जब चर्चा होगी तो सारे दल वहां होंगे, अपने अपने मत रखेंगे, और फिर जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वो कानून बनाएगा। ये सीधे सी प्रक्रिया है। तो ये जो कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ, ये सिर्फ दिखावा है, इनके पास ऑप्शन है नहीं। और अगर ये नहीं भी समर्थन करते तो इनके समर्थन या ना समर्थन करने से संविधान की प्रक्रिया रुकती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नाराजगी जताई है कि इतने साल हो गए, आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। और मजे की बात, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास भी तथ्य नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये सारे लिबरल और सेक्युलर बोलते हैं कि हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब समान आचार संहिता की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी, धर्म के हिसाब से बंटवारा करो। तो ये सेक्युलरिज्म का स्टैंड क्लियर नहीं है। लेफ्टिस्ट कहते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप यूसीसी का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो आपका झगड़ा यूसीसी से है या मोदी से है, वो आज धर्म संकट में। तो ये स्थिति है। लेकिन जहां तक बात है कानूनी प्रक्रिया की और संवैधानिक प्रक्रिया की, यूसीसी में सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर डायरेक्टिव है, सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। लॉ कमीशन ने आम जनता से कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, लेजिस्लेटर से और पार्लियामेंटेरियन से। जब संसद में बिल आएगा तब चर्चा होगी। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम। और यूसीसी लागू होने के बाद विजय जी, क्या परिवर्तन आएंगे? जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्या हतोत्साहित होगी या वो फिर भी जारी रहेगी? और जो इस समय हल्ला मचा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, इधर चिदम्बरम का भी मैं बयान पढ़ रहा था, देवबंद वालों ने भी एक बयान जारी कर दिया है, ये सब क्या है? सर, इन सब लोगों से मेरा एक ही सवाल है। अगर वो आपका चैनल देख रहे हैं तो मेरा एक ही सवाल है।
क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुष के मुकाबले बराबर अधिकार मिले या ना मिले? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्योंकि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो तो यही कह रहा है कि देश में सारे नागरिक बराबर हैं। आप मुस्लिम महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन क्यों बनाने में लगे हुए हैं? और तो कुछ नहीं बदल रहा ना। उनको वही अधिकार मिल रहे हैं जो आपके पुरुषों को मिले हुए हैं, तो आप उनको सेकंड ग्रेड क्यों मानते हैं? आप अपने घर में अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन क्यों बनाना चाहते हैं? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, मेरा उनसे एक ही सवाल है कि क्या आपकी माताओं को, बहनों को, भाभियों को, बच्चियों को, या जो भी आपकी महिलाएं हैं परिवार के अंदर, क्या वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है संविधान के हिसाब से, या आपके धर्म के हिसाब से? किसके हिसाब से वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है? और आप चाहते हैं कि वो सेकंड ग्रेड रहें, सेकंड क्लास सिटीजन रहें? क्या यही आपकी मान्यता है? क्या यही आपका जब आप बार बार कहते हो हम संविधान पे भरोसा करते हैं, तो संविधान में तो बहुत क्लियर लिखा, राइट टू इक्विटी, इक्वालिटी, सब बराबर है, सबको समानता से देखना चाहिए, फिर आप फर्क क्यों कर रहे हैं? और आपके धर्म में भी नहीं लिखा हुआ है। अगर मुस्लिम धर्म भी अपने आप की बात करें तो सर बहुत क्लियर है, मैं इस पे थोड़ी रिसर्च कर रहा हूं, उस पर मैं भी अपना एक वीडियो बनाऊंगा आजकल में, जहां बहुत क्लियर लिखा हुआ है मुस्लिम संस्कृति में भी कि महिलाएं बराबर हैं। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से, जो स्वार्थी लोग हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको अपने मदरसे चलाने हैं, समाज में जिनको महिलाओं को शोषित करना है, या जिनको महिलाओं का शोषण करने में मजा आता होगा, सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई सभ्य समाज तो विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बाकी दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं है। तो ये बात हमें समझनी होगी। आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फॉरवर्ड करें, अगर पसंद आया हो कमेंट भी ज़रूर करें, और फेसबुक पर इसी नाम से, ओशियन नेटवर्क के नाम से ही एक पेज भी इस समय चल रहा है, 15-16 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आप भी अगर अभी तक उस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। यहाँ जो वीडियो होते हैं उनके अलावा भी वहाँ पर आपको कुछ सामग्री देखने को मिलती है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय आपने निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।